अजी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज मेरे बेटे बहू आने वाले हैं, तो आप बाज़ार से पनीर ले आइए और ये कुछ सामान भी ले आइए। लिस्ट पकड़ाते हुए जानकी जी अपने पति दामोदर जी से बोली। वो तो ठीक है जानकी, मैं ले आऊँगा, लेकिन तुम खुद को तो देखो पहले। सुबह से इतना काम किए जा रही हो, तुम्हें थकान हो जाएगी, थोड़ा आराम कर लो। अजी नहीं, बेटे बहू का मुंह देखकर तो मेरी सारी थकान उतर ही जाएगी। आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जल्दी से ये सामान ला दीजिए, मुझे सारे पकवान भी तैयार करने हैं अभी। आज तो सब कुछ बेटे बहू की पसंद का ही बनाऊंगी जी। ठीक है जानकी, जा रहा हूँ, बोलकर दामोदर बाबू बाजार के लिए निकल जाते हैं। बाजार से लौटते समय उन्होंने देखा सड़क पर काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई थी, काफ़ी लोग जमा थे और आसमान में धुआं उड़ रहा था। दामोदर बाबू का मन बेचैन हुए जा रहा था। वो डरे सहमे से वहां तक पहुँचे तो देखा जो उनकी सोच से परे था। दोस्तों, इससे पहले कि कहानी में आगे बढ़े, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उनके घर में आग लगी हुई थी, वो बेबाक से हो गए। उन्हें कुछ समझ ना आया और अपनी पत्नी को जान के कहकर चिल्लाने लगे। मेरी पत्नी जानकी घर के अंदर में है, मुझे उसे बचाना है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, कहकर वो आग की तरफ बढ़ने लगे। तब उन्हें आसपास के लोगों ने संभाला और कहा, दामोदर बाबू, अब आपकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही, इस आग में जलकर वो भी भस्म हो गई है। आप हिम्मत ना हारे, हिम्मत रखो और खुद को संभालो। तब दामोदर बाबूजी चीखते हुए बोले, नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी पत्नी अंदर ही है और तुम ये कैसे कह सकते हो मेरी पत्नी के बारे में? मेरी पत्नी अंदर ही है, मैं उसे बचाऊंगा, कहकर दामोदर बाबू चीखने चिल्लाने लगे। वो किसी की बात ही नहीं सुन रहे थे। आग बुझाने वाले लगातार कोशिश किए जा रहे थे, मशीनों द्वारा आग बुझाई जा रही थी। दामोदर बाबू का पूरा घर जलकर अब राख और मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था। दामोदर बाबू दुखी और परेशान थे, रो रो कर उनका बुरा हाल हुए जा रहा था। कुछ देर बाद उन्हें बेहोशी छा गई और वो ज़मीन पर धम से गिर गए। आस पड़ोस वालों ने उन्हें ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया और शहर में रह रहे उनके बेटे बहू को दामोदर बाबू की सूचना दी। अपने पिता की बात सुन बेटे बहू से रहा ना गया और वो समय ना गवाते हुए डायरेक्ट अस्पताल ही पहुंच गए। दामोदर बाबू की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। बेटे बहू ने जब उन्हें ऐसी हालत में देखा तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तब पास खड़े दामोदर बाबू के पड़ोसी ने बेटे बहू को हिम्मत दी कि बेटा, हिम्मत मत हारो, हिम्मत रखो, ये रोने का वक्त नहीं है, तुम्हें संभलना होगा और भगवान का शुक्रिया अदा करो तुम कि तुम्हारे बाबूजी बेहतर हैं, वरना तुम्हारी माँ तो। अंकल ने इतना ही बोला था कि तभी डॉक्टर आ गए। दामोदर बाबू को होश आ गया है, उनके साथ में जो भी है वो उनसे मिल लीजिए। तब बेटे बहू दौड़कर उनके पास पहुँचे। तब बेटा निखिल बोला कि बाबूजी, ये सब कैसे हो गया और माँ कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। इस हालत में तो उन्हें आपके साथ होना चाहिए था, फिर वो कहाँ है? बेटे बहू की बात सुन पहले तो दामोदर बाबू की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। फिर वो बोले कि बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उस आग की लपट ने तुम्हारी माँ को भी भस्म कर दिया, वो मुझे छोड़कर चली गई, कहते हुए दामोदर बाबू ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। यह सुन बेटे बहू से भी संभला ना गया और वो भी लगातार रोते गए। बाबूजी, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। और आप कहाँ थे? माँ अकेले घर में क्या कर रही थी? आपने उनका ध्यान क्यों नहीं रखा बाबूजी? लगातार बेटा एक साथ कई सवाल कर गया। तब दामोदर बाबू रोते हुए बोले कि उसने तुम्हारे आने की खुशी में बाजार से मुझे सामान लेने के लिए भेजा था। मैं वो सामान लेने के लिए गया हुआ था और जब लौट कर देखा तो
घर में आग लगी हुई थी। पता नहीं आग कैसे लग गई, यह सब कैसे हो गया। उसके अंतिम क्षण में भी मैं उसके साथ ना था। पता नहीं मेरी जानकी ने कितने दर्द, कितना पीड़ा बर्दाश्त किया होगा, कितनी तड़पी होगी वो। कहकर दामोदर बाबू फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। अपने बाबूजी की ऐसी हालत देख बेटे बहू ने खुद को संभाला और उन्हें दिलासा दिया कि बाबूजी चुप हो जाइए आप, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला, आपको हिम्मत रखनी होगी। होनी को कौन टाल सकता है भला। ज़रूर माँ किचन में ही होगी, या तो गैस सिलेंडर फट गया होगा या फिर कोई और घटना घटित हुई होगी। पता नहीं बेटा क्या हुआ होगा। जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मेरी जानकी को मुझसे छीन कर ले गई। बाबूजी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, चलिए घर पर चलते हैं, घर जाकर देखते हैं कि क्या हुआ होगा। तब दामोदर बाबू बोले कि बेटा घर होगा तभी तो घर पर जाएंगे, घर बचा ही कहाँ है, वो तो राख और मलबे से ढक चुका है। अब निखिल और नेहा अपने बाबूजी को लेकर वापस उसी जगह पर आते हैं। निखिल देखकर चौंक हो जाता है क्योंकि घर मलबे और राख से तहस नहस हो चुका था। पूरे घर में आग लग चुकी थी, बस धुआं उठ रहा था। निखिल इधर से उधर भटकते हुए अपनी माँ को ढूंढने लगा। तब कहीं उनकी साड़ी के चिथड़े तो कहीं उनकी हड्डियाँ पड़ी थी। अपनी माँ की हड्डियों को देखकर निखिल ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि माँ मुझे ढंग से दाह संस्कार करने का भी मौका ना दिया तुमने। अब जैसे तैसे जितने भी हड्डियाँ बची थी उनका दाह संस्कार बेटे ने कर दिया। अब माँ का पूरा क्रियाकर्म करने के बाद निखिल अपने बाबूजी को लेकर शहर आ गया, लेकिन दामोदर बाबू का ध्यान तो बस उसी चीज़ पर अटका हुआ था। उनका मन ही नहीं लग रहा था। उन्हें दहशत सी बैठ गई थी। उनके दिल और दिमाग से ये बात निकल ही नहीं पा रही थी। उन्हें तो ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कौन सी अपनी ऐसी चीज़ खो दी। अब तो जैसे उनके पास कुछ बचा ही ना था, सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी थी। बस दिन रात अपनी पत्नी जानकी को याद करते रहते। कभी आंगन में बैठ जाते तो कभी कमरे में आकर लेट जाते और आंसू बहाते रहते अकेले में। हालांकि वो बेटे बहू के घर पर आ चुके थे, परंतु उन्हें अपनापन महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो एक अजनबी घर पर हो। बहू ने उनके लिए एक आरामदायक कमरा और उनके ज़रूरत का सामान उसी कमरे में रख दिया था ताकि उन्हें किसी चीज़ की परेशानी भी ना हो और वो अच्छा महसूस करे। बेटे बहू अपने बाबूजी के पास आकर बैठ जाते, उनसे बातचीत करते, उनका मन लगाते, लेकिन फिर भी दामोदर बाबू को बेटे बहू के घर का हर कोना ये याद दिलाता कि अब उनकी कोई जगह नहीं बची है। ये तो बेटे बहू का घर है और ना ही उनका कोई घर है। वो अक्सर खिड़की पर बैठ जाते और बेटे बहू के बगीचे के फल फूल देखने लगते, लेकिन इन सब से भी उनका मन नहीं भरता था। वो तो बस अपनी पत्नी की ही यादों में खोए रहते। ये सोचते रहते कि वो कितनी दर्दनाक घड़ी थी जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को खोया। कितना कुछ गुजरा होगा उस पर और कितना कुछ मुझ पर गुजर रहा है। उन्हें एक डर हमेशा सताया रहता कि वो बेटे बहू पर बोझ से बन गए हैं, कि वो बेटे बहू के घर रहकर गलत कर रहे हैं और बेटे बहू उनके साथ असहज महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता था, हालांकि बेटे बहू उन्हें किसी चीज़ के लिए भी मना नहीं करते थे और हमेशा उनका आदर सम्मान करते थे, परंतु दामोदर बाबू को अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा था, इसलिए उन्होंने कठोर होकर एक निर्णय ले ही लिया। अगली सुबह वो अपने बेटे निखिल से बोले कि बेटा निखिल, मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहता। लेकिन बाबूजी, क्यों, क्या हुआ? किसी ने आपको कुछ कहा क्या? आपको किसी चीज़ की कमी है क्या? तब वो बोले कि बेटा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा और ना ही मुझे किसी चीज़ की कमी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये घर मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरे लिए वृद्धाश्रम है, एक अच्छी जगह है और मैं वहीं पर जाना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे घर में रहकर तुम पर बोझ बनूँ।
पता है मुझे कि तुम लोग मुझे दिलो जान से चाहते हो, बहुत प्यार करते हो मुझे, लेकिन मुझे अब अच्छा नहीं लगता बेटा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम दोनों की ज़िंदगी में खलल डाल रहा हूँ। मेरी वजह से तुम लोगों को ठेस पहुँचती है, बहुत दुख होता है, और वृद्धाश्रम में मुझसे भी ज़्यादा दुख वाले लोग होंगे, शायद उन्हें देखकर ही सही, पर ज़िंदगी का कोई नया मोड़ मिल जाए और तुम लोग भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी होती है। तब निखिल गौर से अपने बाबूजी दामोदर जी को देखने लगा और कहा कि बाबूजी, क्या हो गया आपको? क्या आपको अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? बाबूजी, ना तो आप मेरे लिए कभी बोझ थे और ना ही कभी होंगे। आप मेरे पिता हैं और मेरे पिता मेरे लिए महान इंसान हैं और हमेशा रहेंगे, और ना ही आपको इस घर से कहीं आने जाने की ज़रूरत है। लेकिन दामोदर बाबू अपने बेटे की कोई भी बात नहीं सुनते और अपनी ज़िद पर अड़ जाते हैं। अपने ससुर का ऐसा व्यवहार देख बहू नेहा की आंखों में भी आंसू से भर जाती है। जब उसे पता चला कि उसके बाबूजी उनसे दूर होना चाहते हैं और हमारे साथ नहीं रहना चाहते, उन्हें ऐसा लगता है कि वो बेटे बहू की ज़िंदगी में खलल डाल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। दामोदर बाबू की उपस्थिति बेटे बहू के लिए एक आशीर्वाद भांति थी। बेटे बहू प्यार भरे शब्दों से दामोदर बाबू को काफ़ी समझाते रहे, परंतु उन्होंने उनकी कोई बात ना सुनी। बोले कि मेरी आत्मा को सुकून और शांति के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और बस यही तरीका है जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ, और मेरे पास बचा ही क्या है, इसलिए मैं वहीं जाकर जीना चाहता हूँ। अकेले रहूँगा और अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही काटना चाहता हूँ। दामोदर बाबू को ये सोचकर सुकून मिल रहा था कि वृद्धाश्रम जाकर वो सम्मानपूर्वक जिएंगे, किसी पर बोझ नहीं बनेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। जबकि दूसरी ओर एक डर सता रहा था कि वो वहाँ पर अजनबियों के बीच कैसे रहेंगे। पता नहीं कौन कैसा होता है, जल्दी से किसी पर भरोसा भी तो नहीं होता। और वृद्धाश्रम एक ऐसी जगह है जहाँ उनका अपना घर कभी नहीं बन पाएगा, कभी वो किसी के अपने नहीं होंगे। उन्हें पता था कि ये फैसला उनके बेटे बहू के लिए बहुत दिल दुखाने वाला होगा, परंतु वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे कि वो अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, और नतीजा भी यही निकला। अब कुछ दिन बाद वो बेटे बहू के साथ गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। कांपते हाथों से निखिल अपने बाबूजी का बैग गाड़ी में रखता है। नेहा भी अपने ससुर की तरफ आशा भरी नज़रों से देखती है और बोलती है, बाबूजी रुक जाइए ना, हमें छोड़कर मत जाइए, हमें बेसहारा मत कीजिए। दामोदर बाबू के मन में भी उदासी छाई हुई थी, बहुत दुख था, परंतु बेटे बहू से चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहते हैं कि बहू तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा तुम्हारा ध्यान रखेगा, तुम खुश रहना उसके साथ और दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना। मेरी फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटे बहू की आंखों में भी आंसू थे, परंतु खुद को छुपाए हुए थे। वो मन ही मन रो रहे थे, बस ये सोच रहे थे कि बाबूजी किसी तरह अपना इरादा बदल दे, परंतु दामोदर बाबू उनकी नहीं सुनते। अब गाड़ी में बैठकर दामोदर बाबू बिल्कुल शांत हो गए और सोच में डूब गए, क्योंकि वो वृद्धाश्रम जा रहे थे। ये सोचकर उनका मन भी घबरा रहा था। बेटे बहू भी शांत थे। दामोदर बाबू बस यही सोच रहे थे कि कैसे उनकी सारी दुनिया बदल गई, उनका सब कुछ खत्म हो गया, कैसे उनके साथ ये सब हो गया, मानो उनका अस्तित्व ही मिट गया हो। उनके दिल दिमाग से ये बातें निकल ही नहीं पा रही थी, बस वो अपने ख्यालों में ही डूबे हुए थे। दामोदर बाबू ने आंखें खोली, देखा तो खिड़की के बाहर जाने पहचाने सड़कें, बाग बगीचे और घर बनाए दिखाई दे रहे थे। वो परेशान हैरान थे। तभी अचानक निखिल ने गाड़ी को मोड़ लिया, जो कि वृद्धाश्रम का रास्ता नहीं था। तब खुद को ना रोकते हुए दामोदर बाबू उत्सुकता से बेटे से बोल पड़े कि बेटा तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ये रास्ता तो वृद्धाश्रम नहीं जाता।
तब निखिल पूरी कठोरता के साथ बोला कि बाबूजी, ये एक जगह है जो सिर्फ आप ही के लिए है और मैं आपको वहीं पर लेकर जा रहा हूँ। बेटे का ऐसा रूप देख दामोदर बाबू की और कुछ हिम्मत ना हुई आगे पूछने की। अब उनके माथे पर चिंता की लकीरें छाने लगी। उनकी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ने लगी कि पता नहीं अब और क्या होना बाकी है। पता नहीं बेटे को क्या हो गया है। कम से कम मेरी हालत पर तो तरस खा ले। बस अपनी ही पड़ी है बेटे को तो। खुद से ही वो जवाब तलाश करने लगे। आखिर बेटा उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है। वो सोच रहे थे कि कहीं ये उनके जीवन का अंत तो नहीं। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उनके दिमाग में गलत ख्यालात आने लगे थे बेटे बहू को लेकर। अब जानी पहचानी सड़कें चलने लगी। दामोदर बाबू परेशान हैरान कि आखिर बेटे को हुआ क्या, वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। तभी निखिल ने कार को रोका। अब जैसे ही गाड़ी रुकी तो दामोदर बाबू के होश ही उड़ गए। उनके हाथ पैर कांप उठे, मानो सांस ही रुक गई हो सामने का दृश्य देखकर। ये तो वही जगह है जहाँ उनका घर था और उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। उनकी जान की उनसे छिन गई थी। अब फिर से सारी पीड़ा ताज़ी हो गई। सारे दुख सामने आ गए कि आखिर कैसे खुद को संभाले। जो घाव उनके थोड़े मरहम बन चुके थे अब फिर से वो उमड़ आए। अब जैसे ही दामोदर बाबू कार से नीचे उतरे तो देखा जो घर पहले आग से जलकर राख और मलबे में तब्दील हो चुका था, आज उसी घर पर एक छोटा सा घर बना हुआ था, जिसे देख दामोदर बाबू की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वो अपने बेटे निखिल से बोले कि बेटा निखिल, ये घर किसका है और ये सब क्या है। तब निखिल अपने बाबूजी को विश्वास दिलाते हुए बोला कि बाबूजी, आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं आपको अपने आप से दूर कर दूंगा और आपको ऐसे ही जाने दूंगा और आपको वृद्धाश्रम भेज दूंगा। हम नहीं चाहते बाबूजी कि आप खुद को अकेला महसूस करें। खुद को ऐसा मानिए कि आपको किसी ने घर से निकाल दिया, छोड़ दिया या आपका कुछ बचा नहीं है। आप ऐसा महसूस करें कि आप हम पर बोझ बन गए हैं। इसलिए हम चाहते थे कि आप अपने अंतिम फैसला लेने से पहले इस घर को एक बार देख ले। यहाँ की हर चीज़ में आपकी जान बसती है। इस जगह से आपके ताल्लुकात है और मुझे पता है कि इस जगह से आपका ध्यान ही नहीं निकल पाता। मैं आपका बेटा हूँ बाबूजी, इतना दर्द तो मैं भी समझता हूँ आपका। बाबूजी आइए घर देखें। दामोदर बाबू धीरे धीरे अपने कदम आगे की ओर बढ़ाते हैं और चलते हुए उन्हें एक अजीब सा डर लग रहा था। बेचैनी सता रही थी, हाथ पैर थोड़े काँप रहे थे। वो इस घर को गौर से देखते हैं। हालांकि उनका वो पुराना वाला घर नहीं था, लेकिन उसकी जगह एक नया घर था। उन्होंने अपने बेटे बहू के प्यार को महसूस किया। घर के बाहर फूलों का एक छोटा सा बगीचा बना हुआ था। उसमें वैसी ही फुलवाड़ियाँ थी जैसे उनकी पत्नी जानकी जी कभी लगाया करती थी, और खिड़कियाँ जिससे अंदर धूप प्रवेश कर रही थी। कमरों का माहौल थोड़ा गर्म था और ठंडा भी था, और बाहर बरामदे में वही चारपाई और एक झूला टंगा हुआ था। सामने उनकी पत्नी जानकी जी की बड़ी सी तस्वीर फ्रेम में रखी हुई थी। घर का एक एक कोना दामोदर बाबू के दिल को खुश कर रहा था। उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। हालांकि वो घर पुराना वाला नहीं था, परंतु इस प्रकार बना हुआ था वो घर और उसमें रखी हुई चीज़ें। बस दामोदर बाबू चुपचाप से सब देखते ही जा रहे थे। तब निखिल बोला कि बाबूजी, जो आपने खो दिया है वो हम आपको नहीं लौटा सकते। वो हमने भी खोया है। जैसे माँ आपकी पत्नी थी वैसे मेरी माँ थी। अब वो लौटकर तो नहीं आ सकती ना बाबूजी। होने को कौन टाल सकता है बाबूजी। अब हम चाहते हैं कि आप खुद को असहज महसूस ना करें, और ये घर आपका है। और बाबूजी, वृद्धाश्रम आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जिनके बेटे बहू उन्हें घर से बेघर कर देते हैं, या उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं होती, या फिर वो लोग अनाथ होते हैं, उनका कोई होता नहीं है, वो खुद ही वृद्धाश्रम चले जाते हैं।
लेकिन बाबूजी, हमें पता है माँ की वजह से आप अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन हम आपको अपना आशीर्वाद मानते हैं। हम आपको खोना नहीं चाहते बाबूजी। मैंने पहले ही माँ को खो दिया है। वो दर्द ही मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरे दिल में एक टीस चुभती है। अब आपको नहीं खो सकता मैं, और सब कुछ आपका ही तो है। कहते हुए निखिल की आंखों में आंसू आ गए। दामोदर बाबू की आंखें भी आंसुओं से भीग गई। उन्हें बस यही डर था कि आग लगने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को ही नहीं बल्कि अपना सब कुछ खो दिया है। उन्होंने अपना घर खो दिया। अब उनका कोई ठिकाना ना रहा, जिसकी वजह से उन्हें बेटे बहू तंग करेंगे। उन्हें ये डर सता रहा था कि कहीं वो बेटे बहू पर बोझ ना बन जाए और किसी काम के ना रहे। उनके स्वाभिमान नहीं बचेगा, इसी बात का उन्हें डर था। लेकिन आज उनका ये डर खत्म हो चुका था, क्योंकि इसका सबूत उनके बेटे बहू उनके सामने खड़े थे, जो उन्हें विश्वास दिला रहे थे और उनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए उन्हें प्रेरणा दे रहे थे। उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाए खड़े थे। जीवन में उन्हें दोबारा से ज़िंदगी जीने का मौका दिया था। बस बेटे बहू भी इसी बात को लेकर परेशान थे कि बाबूजी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। पता नहीं अब क्या फैसला सुनाएंगे। क्या वो हमें छोड़कर फिर से वृद्धाश्रम जाने की जिद करेंगे? आखिर वृद्धाश्रम ही ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव नहीं होता। दामोदर बाबू अपने बेटे बहू की ओर देखते हैं तो बेटे बहू के चेहरे पर चिंताओं की लकीरें थी। आज दामोदर बाबू को एहसास हुआ कि उन्हें अकेलेपन की ज़रूरत नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा अपनों के साथ की, अपने बेटे बहू के प्यार और सम्मान की ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे उन्हें सहजता महसूस होगी। तभी उनकी बहू नेहा बोली कि बाबूजी, हम जानते हैं कि आपका वो पुराना वाला घर बहुत प्यारा था, लेकिन ये घर भी तो आप ही का है। आपको इसमें रहकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए, और जो कुछ आपको घर में अच्छा लगता हो आप वही करिए, जिसमें आपकी खुशी हो, जिसे आप बेहतर समझे। बाबूजी, हम जानते हैं कि आपको अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा है। आप किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। आपको अपनी आज़ादी बहुत प्यारी है। आपसे बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, ये मैं जानती हूँ। इसलिए ये जगह सिर्फ आपकी है, जहाँ आप अपनी मर्ज़ी से रह पाएंगे। लेकिन बाबूजी, हम लोग भी आप ही के साथ रहेंगे। बाबूजी, आप हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। हम आपको नहीं छोड़ सकते और हम आपको नहीं खोना चाहते। अपनी बहू के ऐसे शब्द सुन दामोदर बाबू के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें बहुत ज़्यादा राहत महसूस हुई। जो गांठ उनके दिल के भीतर बंधी हुई थी बेटे बहू को लेकर, वो अपनी सोच से परे थे। वो आज धीरे धीरे खुलने लगी थी। बेटे बहू का ये प्यार और सम्मान दामोदर बाबू के दिल को छू गया था। निखिल और नेहा ने दामोदर बाबू के लिए जो घर बनवाया था, वो एक मामूली घर नहीं था, बल्कि दामोदर बाबू की ज़िंदगी की नई शुरुआत थी। अब बेटे बहू शहर में ना रहकर अपने बाबूजी के साथ उस घर में ही रहने लगे। बेटा वहीं से रहकर अपने काम पर जाने लगा। दामोदर बाबू ने भी अपनी दिनचर्या को अपने बेटे बहू के हिसाब से ढाल लिया, और शुरू में उन्हें थोड़ी परेशानी हुई, अजीब सा लगा, परंतु धीरे धीरे वे सहजता महसूस करने लगे। आज निखिल और नेहा की मौजूदगी से उन्हें सुकून मिल रहा था। वो बीते दिनों के शोक से निकल चुके थे और खुशियों में मगन थे। अब सुबह सुबह जॉगिंग पर जाना, शाम में बगीचे में बैठ जाना, सुबह में बगीचे में पौधों को पानी देना, फूलों की ताज़ी महक लेना, बेटे बहू के साथ खाना खाना और उनसे बातें करना, आस पड़ोस के अपने मित्रों के पास जाकर उनसे मिलना जुलना, बातचीत करना। ज़िंदगी की एक नई पहल बेटे बहू ने उन्हें दी थी, जिसमें दामोदर बाबू ने खुद को ढाल लिया। बेटे बहू भी अपने बाबूजी दामोदर जी की इच्छाओं का सम्मान करते थे, उनकी ज़रूरतें पूरी करते। उन्होंने अपने बाबूजी को व्यक्तिगत स्थान दिया था और उन्हें घर का अहम हिस्सा माना था, और उन्हें ये बताया कि इच्छाएं खत्म हो जाने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता। उन्होंने बताया कि वो अकेले नहीं बल्कि उनके अपने हैं
उनके साथ है बेटे बहू के साथ दामोदर बाबू अब काफ़ी खुश रहने लगे। समय के साथ उनकी बहू को प्यारा सा बेटा हुआ। पोते की खुशी मिलने पर दामोदर बाबू खुशी से झूम उठे। एक दिन सब साथ में बैठे खाना खा रहे होते हैं। तब दामोदर बाबू अपने बेटे बहू से बोले कि बेटा, तुमने मुझे ये घर ही नहीं बल्कि मुझे जीने का सहारा दिया है। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मुझे बताया कि इच्छाएं जीवन का अंत नहीं। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। तब बेटे बहू बोले कि बाबूजी, बस हम यही चाहते हैं कि आप हमेशा हमेशा खुश रहें, क्योंकि आपसे ही हमारा सब कुछ है। अब दामोदर बाबू बेटे बहू के साथ रहकर खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे और सोचने लगे कि ज़िंदगी में चाहे कितने भी दुख आ जाए, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। खुद को संभालना चाहिए। ज़िंदगी में हमेशा एक नई शुरुआत करने के लिए हमारे पास गुंजाइशें होती है। हालांकि हमें आजमाइशों के दौर से गुजरना पड़ता है, हिम्मत बांधे रखनी होती है, परंतु सुख भी समय के साथ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे दामोदर बाबू के बारे में? उन्होंने अपने बेटे बहू के साथ रहकर सही किया कि गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।